अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ज़ुबैर हुसैन विद यू। और आज जो है हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो कि नई इंटरटेनमेंट के से भरपूर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने पहली दफ़ा देखी सुनी और परखी होंगी। आज हमारे जो दो मेहमान हैं, यू विल लव देम बोथ, और बिल्कुल आप पसंद करेंगे उन्हें। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, बल्कि आपसे भी उनको रूबरू कराना है। तो तारुफ़ कराते हैं, उनको बुलाते हैं। हमारे सबसे पहले गेस्ट जो हैं वो अजरन नहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर से MBBS कर रहे हैं और एक बहुत ही कमाल के एंटरटेनमेंट क्रिटिक हैं। आपने शायद पहली दफ़ा नाम सुना होगा। एंटरटेनमेंट का भी वो क्रिटिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब हम एक एज आ ऑब्जर्वर किसी चीज़ को डील कर रहे होते हैं तो हमें वहाँ पर तनकीद करने का भी हक़ बनता है। जब हम किसी को फॉलो कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, आप देखें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री कंसीडर की जाती है आज के दौर में, और बहुत सारे कमाल के कॉमेडियंस या एक एंटरटेनमेंट सोर्स के जो बाबे समझे जाते हैं उनको भी क्रिटिक्स का सामना करना पड़ता है। क्या हम किसी भी एंटरटेनमेंट सोर्स से कोई लेसन हासिल कर सकते हैं, ये आज हम उनसे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पहले मेहमान जो हैं उनको मैं इनवाइट करता हूँ, AQ मलिक। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू माय शो AQ मलिक। थैंक्स फॉर हैविंग। थैंक यू सो मच। आपसे बात करते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे बात शुरू करूं, आई थिंक आई विल हैव टू कॉल आवर सेकंड गेस्ट, ठीक है? तो मैं उनका भी तारुफ करा देता हूं क्योंकि हमारी जो है दोनों जो गेस्ट हैं वो थोड़े से कंट्रास्ट हैं आज के टॉपिक के हवाले से। एक है हमारे पास एंटरटेनमेंट क्रिटिक और दूसरे भी MBBS कर रहे हैं निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी से, और बहुत ही कमाल के इंसान हैं वो। इसलिए हाथ से मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे माशरे में दुख दर्द देने वाले बहुत मिलते हैं लेकिन मरहम लगाने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो हमारे आज के नेक्स्ट गेस्ट हैं जो कि निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान से उनका ताल्लुक़ है, और वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं HSE, एक सोसाइटी है जो उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर है, जिनका स्लोगन है कमिटेड टू सर्व एंड स्टैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट। तो हमारे सेकंड गेस्ट हैं उस्मान फरीद। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू माय शो उस्मान फरीद। प्लेयर टू हैव यू बोथ। आप लोग कैसे हैं दोनों? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है? आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? थोड़ी बहुत, बल्कि आपने वहाँ से चल के यहाँ तक आना था तो तकलीफ तो नहीं हुई आपको इस लिहाज से? रास्ते में तारें वगैरह। अच्छा, हाँ ये है हमारा जो स्टूडियो है वो तारों से भरा पड़ा है ना। अच्छा जी, तो हम बात शुरू करते हैं। उस्मान, मैं आपसे भी शुरू करूँगा बात। आपको पहले तो वेलकम करता हूँ, बड़े वार्मली वेलकम करता हूँ क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है इस लिहाज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं AQ से। AQ, हमने देखा है कि हम मूवीज़ देखते हैं फॉर रिक्रिएशनल पर्पस, और बाज़ का ऐसे भी होते हैं जो हमारे जैसे स्पॉइलर होते हैं। अगर मैंने कोई मूवी देखी हुई हो तो मैं उसका एंड रिवील करने के लिए, स्पॉइल करने के लिए मैं बातें करता रहता हूँ, लेकिन हमारा मकसद फिर भी उसको क्रिटिक करना नहीं होता। हम एज अ स्पॉइलर काम कर रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि वो अगर किसी ने वो मूवी नहीं देखी हुई तो हम उसको पहले बता दें ताकि उसको देखने की ज़रूरत ना पड़े। आजकल के जैसे फास्ट दौर है, मिसाल के तौर पर मैं अपनी अगर बात करूँ तो अगर 3 घंटे की मूवी है तो मैं कोशिश करता हूँ उसको आधे घंटे में ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मैं क्यूरियस होता हूँ कि इसके साथ आगे क्या होने वाला। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं होता था। लोग बड़े बिना मार्क्स से वो चीज़ें देख रहे होते थे जो अब हम स्किप कर देते हैं या देखना ही नहीं चाहते। ना तो हम उसको बनाने वाले को क्रेडिट दे रहे होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसका स्टार्ट देखते हैं या एंड क्रेडिट देखते हैं। जब एंड क्रेडिट आते हैं तो हम उठ के चले जाते हैं या मूवी भी बंद कर दी जाती है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या हमारे पास ये जो सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मूवीज़ हैं जो हम देखते हैं, क्या ये हमारे लिए कोई इंस्पिरेशनल सोर्स हो सकता है किसी काम करने का? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं पहले तो ये बताऊंगा कि आई हेट स्पॉयलर्स। लाइक स्पॉयलर्स जो हैं किसी को नहीं देने चाहिए, ना उस पर वो होना चाहिए। मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। बट जहाँ तक बात इंस्पायरेशन की, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मूवीज़ जो हैं दे आर माई लव। लाइक मूवीज़ के साथ मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। मैं इंट्रोवर्ट हूँ
तो मैं अकेला रहता था और जिनके मूवीज़ के साथ ही मेरा टाइम। हाँ, ये बड़ी खूबसूरत बात की है कि अगर आप अकेले हैं तो इट्स अ बेस्ट सोर्स कि आप किस तरह से अपना टाइम स्पेंड अगर आप मेरी एक्टिविटीज़ देखें, मेरी जो इंस्पिरेशन है और मेरे वर्क के अंदर मतलब जो भी मेरे थॉट्स हैं ना, वो मेनली लाइक 90% मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो मूवी से ही डेवलप होता है। अरे वाह। हाँ, मेरी स्टॉक और मेरे जो इनके थॉट्स हैं उस पर वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है मूवीज़ की, जो मैं देखता हूँ, जो मेरी पर्सनल मूवीज़ हैं मैं उनको बहुत रिपीट करता हूँ। और इसलिए मैं कह रहा था कि मुझे जो है स्पॉयलर्स बहुत ही सही नहीं लगते अगर आप किसी को स्पॉयलर्स देते हैं। नहीं, ये बात तो सच है, मूवीज़ का जो है इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे होता है। आप ये देखें कि जब VCR का दौर होता था और जो इंडियन मूवीज़ हैं वो बहुत देखी जाती थी, बॉलीवुड मूवीज़ जो हैं लोग उस तरह का हेयर कट करा लेते थे। Exactly. लेकिन मेरा जो बात करने का या सवाल करने का मकसद था, हमारी वज़ाकता से शायद वो नज़र नहीं आना चाहिए, हमारे सोशल बिहेवियर में किस तरह से एक मूवी जो है वो इम्पैक्ट कर सकती है। एग्जैक्टली। अब कुछ मूवीज़ ऐसी हैं, मैं आपको बताऊं, उनने मुझे जो है ना बहुत ही डार्क मैटर्स के बारे में बताया, मतलब जो मुझे सोसाइटी ना बताती वो मूवी से मैंने सीखी है। और ऐसे कुछ बिहेवियर्स हैं जो मैंने अपने ठीक किए हैं मूवी से देख के और ऑब्जर्व किया। वो एक किस्म के, मैं अगर इतना डीपली देखता हूँ मूवीज़, हर बंदा डिफरेंट ही अप्रोच करता है मूवीज़ को, जो मेरी अप्रोच है वो इतना डीप है कि मैं बिल्कुल उसके अंदर रह रहा होता हूँ मूवीज़ के अंदर। सही और है। इसलिए जो टॉपिक मूवीज़ के अंदर होते हैं वो बहुत ही डीपली उसको अपलोड करता हूँ और मेरे वो लाइफ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए चूज़ करना मूवीज़ को बहुत ही वो इनके इंपॉर्टेंट है। अब मैंने जब बचपन में देखी थी, मतलब मैं काफ़ी छोटा था, उससे मैंने R-rated मूवीज़ देखी जो कि मुझे नहीं देखनी चाहिए थी, प्लॉट वायलेंस वगैरह, उस वक्त मुझे उन्होंने बहुत इफेक्ट किया था। सही। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं अपनी जो चूज़ है मूवी की चॉइस जो है वो बिल्कुल ठीक रखूँ। तो क्या किसी की सजेशन जो है वो रिक्वायर होती है यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ मूवी? बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे, मैं जब R-rated देख रहा था तो मुझे किसी ने रिकमेंड नहीं की, तो मैं R-rated देखने लग गया। मतलब मैंने देखा कि रेटिंग अच्छी है, लेकिन ये मूवीज़ R-rated थी और बहुत ही मतलब जो है वायलेंस था उनमें, उस वक्त मुझे नहीं देखनी चाहिए। अगर मुझे कोई रिकमेंड करता तो मुझे एनिमेटेड रिकमेंड करता। मैं छोटे जो हैं मेरे से, मतलब मेरे भांजे भतीजे या जो भी छोटे मैं बच्चों को देख मिलता हूँ, उनको मैं जो है ना G-rated या एनिमेटेड मूवीज़ दिखाता हूँ जो बहुत ही अच्छी हैं। लाइक मुझे अगर बचपन में मैंने देखी होती तो मुझ पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता उन पर, और मूवीज़ का इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं हमारी लाइफ को। बिल्कुल बहुत कमाल बात किया है इन्होंने। तो इसके बारे में आपकी तरफ मैं फिर आता हूँ, किसी मूवी के बारे में हम देखते हैं कि आपने किसी मूवी से किस तरह से कुछ सबक हासिल किया। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और मैनेजमेंट में भी हैं HEC की, और इनका स्लोगन है कमिटेड टू सर्व। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को तौफीक देता है कि आप, बाज़ का ऐसा होता है कि लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं किसी अच्छा काम करने के लिए, और बाद लोगों के लिए नेकी करना इतना आसान हो जाता है, अल्लाह ताला उनको नवाज देता है कि नेकी खुद उनके पास चल कर आती है। उनमें से आज जो है हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, इनका तारुफ उस्मान फरीद के नाम से किया जाता है, जो कि बहुत सारी सोसाइटीज़ का हिस्सा रहे हैं और एक ऐसी सोसाइटी का भी हिस्सा रहे हैं जहाँ पर मैंने भी काम किया था, और सोसाइटी का नाम था रिपल। आप में से बहुत सारे लोग उसको जानते भी हैं, और उसका जो स्लोगन था अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस जो था वो बहुत ज़्यादा फैला और बहुत सारे लोगों ने उसकी पजीराई भी की। मकसद पजीराई नहीं होता, यहाँ पर अवेयरनेस जनरेट करना होता है। वेलकम उस्मान फरीद, एक दफ़ा आपका बेहद शुक्रिया। मुझे आप एक जनरल बता दें कि HEC जो है वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स कवर करती है ह्यूमैनिटी के हवाले से या सर्व करने के हवाले से? सबसे पहले ये कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है HEC जी, ये फरवरी में लॉन्च की थी, फरवरी 2020। अरे वाह। ये सब पहले 2 साल पहले सेटअप हो चुकी थी, सही हो गया, हमारे पास नहीं थी। लेकिन फरवरी में ये हमारे निश्तर में लॉन्च की गई है। अच्छा। तो इसके जो हेड हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे सीनियर हैं, 1 साल 3rd ईयर में पढ़ते हैं, अली रज़ा चौधरी भाई हैं। सही। तो जब उन्होंने हमसे ये बात डिस्कस की कि जो यहाँ पर एक सोसाइटी आ रही है इस तरह का, उसका नाम है ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, तो फिर हमने जी बड़ी वो शो की, ईगो अपना एंथुसियाज्म शो की कि जी हम इसमें लेना चाहते हैं पार्ट। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर हमें बताया कि HEC का जो मकसद है ना, इसके स्लोगन में है कमिटेड टू सर्व। सही हो गया। हमने खिदमत करनी है। अब वो खिदमत किसी तरह भी हो सकती है, हम किसी चलते का हाथ पकड़ के उसको रोड क्रॉस। अरे वाह, मतलब कोई बाउंड्रीज नहीं है, बाउंड्रीज कोई नहीं हमारे बहुत पास। खूबसूरत बात हम है। पैसों से भी मदद कर सकते हैं, और सबसे जो एक मदद होती है ना किसी इंसान की दूसरे इंसान के लिए, वो उसका इखलाक होता है। सही है। आप किसी अच्छे तरीके से बात कर लें किसी से जिसका मूड ख़राब हुआ पड़ा है, मुस्कुरा देना भी नेकी में शुमार होता है। वो नेकी में शुमार होता है। अगर एक बंदा आपको गालियाँ दे रहा है, आप उसे कहो, प्यार से कह दो कि यार
कुछ तो ख्याल करें। मतलब इसको अगर मैं शॉर्ट टर्म में ये कहूँ कि नेगेटिविटी को हमने पॉजिटिविटी के साथ ख़त्म करना है। अरे वाह, बहुत खूबसूरत बात उस्मान। और आपकी अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि आपका सफ़र जो है बहुत थोड़ा है, अगर फरवरी 2020 से शुरू करें तो ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन बनता है किसी चीज़ को सर्व करने का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट ड्यूरेशन होने के बावजूद जो HSC जो सेंट्रल उसकी वो है, सेंट्रल जो उसका पोर्शन है जो उसको सारा कंट्रोल करता है, तो उसने हमें फर्स्ट रैंकिंग में रखा है। अरे वाह। इस टर्म में 4 मंथ्स की टर्म होती है, तो इस टर्म में उन्होंने हमें फर्स्ट रैंकिंग में रखा है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ही कम टाइम में क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मेंबर्स हमें मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, और वो उनको एक काम कह दें कि जी ये चीज़ है, इसके आइडियाज़ दो, उसी वक्त 10 आइडियाज़ हमारे सामने आ जाए। तो बंदे हमें बहुत एक्टिव मिले हुए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ही आसानी होती है काम करने में। हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोगों में, 40 से ज़्यादा ख़ानदानों में राशन तकसीम किया था हमने रमज़ान में। सही। और इसके अलावा हमने एक खाने का इंतज़ाम भी किया था गरीबों के लिए, और इसके अलावा कि मेडिसिन्स का हमने इंतज़ाम करके दिया था। सही। और काफ़ी सारे वक्तन फ़वक्तन हमारे पास काम आते रहते हैं, जैसे कोविड-19 चल रहा है तो उसके लिए प्लाज्मा डोनर्स ढूंढना, वो भी हम कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा एक समझ लें कि कार खैर भी है, और इसमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। उनको मोटिवेट करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। अब मतलब अगर मैं एक शॉर्टली कहूँ तो कोई भी नेकी जो है ये हाथ से नहीं जाने देते किसी भी सूरत के अंदर हो, चाहे वो राशन तकसीम करना हो, चाहे वो किसी की बाई हैंड हेल्प करना हो, या बाज़ का मैं क्योंकि इनके पेज को मैं फॉलो भी करता रहता हूँ, मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा HSC का। इन लोगों ने बहुत सारे बच्चे जो ऐसे थे जो फ़ीस पे नहीं कर सकते अपनी यूनिवर्सिटी की, और या पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से वो डिस्टर्ब हो गया था उनका सेटअप, तो उनकी फ़ीस पे भी इन बच्चों ने की है और इनकी सोसाइटी ने इसको डील किया है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और उस ब्रेक के बाद दोबारा हम AQ की तरफ मुड़ेंगे और इनसे किसी ऐसी मूवी का जिक्र छेड़ेंगे जो इनकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट रखती हो या इंस्पिरेशन इन्हें हासिल हो। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। तो हम बात कर रहे थे, दो बहुत ही टैलेंटेड लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट क्रिटिक होना बहुत मैं खुद समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है बज़ाते खुद। उसकी वजह यह है कि हमें हर चीज़ को डील करना पड़ता है, हर एक सीन को मेमोराइज़ करना पड़ता है ताकि हम उसको अच्छे तरीके से देख सकें। उसमें जो चीज़ें हमें ये लगता हो कि ये ठीक अगर इस तरह से होता तो ये इससे और ज़्यादा अच्छा उसका इम्पैक्ट पड़ सकता था। बात हो रही थी कि जो हमारे पास मूवीज़ होती हैं उनका लाइफ के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट हो सकता है। एज ए एंटरटेनमेंट क्रिटिक जो है वो AQ से हम पूछते हैं। एक मूवी है AQ जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाती है, इट्स अ वंडरफुल लाइफ। तो आप उस मूवी को एज ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से आप पोर्ट्रे करेंगे? आप सबसे पहले उसकी स्टार कास्ट के बारे में बताएं, उसके थीम के बारे में, अगर आप पोस्टर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं कोई मूवी देखने जाता हूँ तो बाज़ का ऐसा होता है कि मैं सिर्फ पोस्टर देख के चला जाता हूँ कि ये मूवी पोस्टर वाइज बड़ी अच्छी लग रही है। तो आप शुरू से एंड तक जो चीज़ें उसके अंदर मुझे सवाल आते रहेंगे, मैं पूछता रहूँगा। तो आप इट्स अ वंडरफुल लाइफ को किस तरीके से देखते हैं? तो इट्स अ वंडरफुल लाइफ मूवी है 1946 की। 1946 की ये मूवी है, ब्लैक एंड वाइट। इट्स लाइक स्क्वायर रेशो में, जैसे 1:1 में ये शूट की गई, जैसे पुराने ज़माने के टीवी होते थे। और बहुत से लोग जो हैं आजकल जो है इस ब्लैक एंड वाइट को देख के ये मूवी को रिजेक्ट कर देते कि दिस इज़ टू ओल्ड फॉर अस। लाइक मैंने देखा है ऐसे ही है, और दिस इज़ नॉट राइट लाइक। और ये मूवी अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ बाय फॉर माई फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम। ये मूवी A+ है मेरे लिहाज से। और इस मूवी के इम्पैक्ट की मैं थीम की थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ। इस मूवी में लेजेंडरी डायरेक्टर और बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, कास्ट बहुत ही कमाल है। और इस मूवी का जो थीम है वो ये है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है, इन मेन कैरेक्टर को ये मूवी फॉलो कर रही है। वो उसके बहुत ड्रीम्स हैं, बचपन से उसकी स्टोरी दिखाई जाती है जवान होने में, उसके ड्रीम्स हैं, और दिखाया जाता है कि वो उसके मुसलसल कॉन्टीन्यूसली वो लॉस कर रहा है अपने ड्रीम्स को, वो चेज़ नहीं कर पा रहा। लाइक कुछ ऐसा आ जाता है उसको ना कुर्बानी देनी पड़ती है किसी और के लिए। उसका हार्ट बहुत ही अच्छा इंसान है, वो दूसरों के लिए कुर्बानी दे देता है।
अब एक पॉइंट ऐसा आता है उसकी लाइफ में कि उसको लगता है कि उसने कुछ अचीव ही नहीं किया जो उसके बचपन के ड्रीम से उसे कोई ड्रीम ही नहीं मिला और सब लॉस हो गए उसके ड्रीम, और वो सुसाइडल सोचने लग जाता है। उसे लगता है कि इस लाइफ का कोई पर्पज़ नहीं है और मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। और सीन आता है बहुत ही क्लाइमैक्स पे, मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा, मैं आई हेट स्पॉइलर, आई नो, आप ऐसा ना समझिएगा। अब ये ट्रेलर में ही दिखाया जाता है मूवी के। अब वो एक ब्रिज पर जाता है खुदकुशी करने के लिए, और वहाँ आता है प्लॉट में ट्विस्ट समझें या मेन प्लॉट जो है ना थीम का स्टोरी का पीक पे जाती है। क्योंकि अगर मैं वही बात डिस्कस करना, सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया, अगर आप देखें कि हम कोई मूवी देख रहे हैं तो उसका जो टाइटल है वो बड़ा मैटर करता है। यस, इट्स अ वंडरफुल लाइफ को आपने जिस तरह से कहा कि वो एक मेन कैरेक्टर है, वो मेन कैरेक्टर जो है वो दूसरों की हेल्प कर रहा होता है पूरी मूवी के अंदर, लेकिन बाद में उसे पता चलता है उसने ज़िंदगी में कुछ अचीव ही नहीं किया, और वो इसीलिए वो कहता है कि इस लाइफ का कोई पर्पज़ नहीं है, और वो सुसाइड करने का सोच रहा होता है ब्रिज पर जाकर। उसी वक्त एक एंजल उतरता है जो उस बंदे को दिखाता है कि अगर तू एग्जिस्ट ही ना करता इस वर्ल्ड में, लाइक तेरी एग्जिस्टेंस ही ना होती, तो ये तेरी फैमिली और ये दुनिया कैसी होती जो तेरे इर्द गिर्द है, उसको सारा दिखाता है बचपन से। और मूवी एक बहुत ही अच्छे मैसेज, मतलब एक तरीके से फिर फ्लैशबैक जो है वो चलना शुरू हो जाता है। बहुत ही अच्छे जो है ना एक मैसेज के साथ मूवी जो है वो फ्लैशबैक नहीं होता, उसको पास्ट में ले जाता है। मतलब जो एंजल है उससे वो एक तरह की मोटिवेशन देता है, और एंजल का ये वो होता है कि उसको अगर उसने हेल्प कर दी इस इंसान की तो उसे विंग्स मिल जाएंगे। और मूवी बहुत ही ब्यूटीफुली जो है ना लिखती है, अपनी स्टोरी को चलाती है। मैं वैसे आपसे पूछने लगा था कि इसको एंड पे हम रेट करते, लेकिन आपने इस मूवी को A+ ग्रेड दिया ब्लैक एंड वाइट होने के बावजूद। आई सेड इट बिकॉज दिस इज माय फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम, बाय फार द बेस्ट। मतलब रेकमेंडेशन अगर हो तो कितने % रेकमेंड करेंगे? असल में मैंने भी नहीं देखी, तो मैं कोशिश करूँगा कि हम आप देखें, आप कहेंगे अब मैं वाकई मिस कर रहा था। तो ये कौन सी एज के लोग देख सकते हैं? ये मूवी ये बहुत ही अच्छी आपने बात की है, ये मूवी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब देख सकते हैं। हाँ, अच्छा, हर जनरेशन के लोग देख सकते हैं। सही हो गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारे लिए। अगर मैं अपने इम्पैक्ट पे बात करूँ, इसका जो थीम है मुझे बहुत ही अच्छी तरह से उसने स्ट्राइक किया था। मेरी अच्छा, एक हमने ये देखा है कि अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूँ तो मैं जस्ट मूवी देख रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो उसका मकसद क्या है मूवी का, उसके अंदर वो कंटेंट मौजूद है जो मेरी एज को सूट करता है या मुझे वो चीज़ देखनी चाहिए। बाज़ का इंसान को किसी चीज़ से फोबिया होता है, लेकिन हम फिर भी उस चीज़ को देख रहे होते हैं। एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका चूजिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्या कोई हमें बताए, या फिर हमें पहले ही उसकी एक तरह की ग्रेडिंग कर दी जाए? जहाँ से हम मूवीज़ किसी सोर्स से ले रहे हैं, क्या उसे ग्रेड करना चाहिए? या अगर कोई, अब हम एक ऐसा समझ लें कि बहुत ही अजीब सोर्स है, अगर कोई मुझसे पूछ रहा हो किसी साइट के ऊपर कि आप 18+ हैं या नहीं, वहाँ पर जस्ट एक क्लिक से या टिक करने से या क्लिक करने से वो आगे प्रोसीड कर देता है विदाउट एनी वेरिफिकेशन। तो ये भी चीज़ें मूवीज़ के लिए भी होनी चाहिए आई थिंक, कि वहाँ पर हमारे पास चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो कि कोई मूवी हमारी एज लिमिट को सूट करती है या नहीं करती। एग्जैक्टली, मूवी के चेक एंड बैलेंस की जहाँ तक बात है तो रेटिंग दी जाती है PG-13 और G-rated, आपको पता है। तो PG-13 मूवीज़ मैंने बचपन में बहुत देखी, R-rated भी देखी जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, और इनका जो है वाकई सिलेक्ट करना चाहिए। हमें फोबिया होता है, मैंने गलत मूवीज़ देख ली थी सिलेक्टेडली, मुझे किसी ने बताया नहीं था। और अब मैं जब जैसे सिलेक्ट करता हूँ मैं अपनी सिलेक्शन के बारे में बताता हूँ, मेरे फेवरेट क्रिटिक्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और क्रिटिक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक रॉजर एबर्ट, ही इज़ लेजेंड, और ही पास्ट अवे लाइक इन 2013, और उसके पीछे जितने भी उसने मूवी उन्होंने बुक्स लिखी हैं, मैंने वो स्टडी की हैं, उनके क्रिटिक मैं अभी तक पढ़ता हूँ। कोई भी मूवी मैं पुरानी सिलेक्ट करता हूँ तो उनको देखता हूँ, उनके क्रिटिसिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि अगर आपको एक मूवी सबको अच्छी लगती है तो आपको नहीं लगती, इट्स ओके। लाइक अगर आपको ऐसा लगता है ना, आप देखते हैं कि ये मूवी सब पसंद कर रहे हैं, यार मुझे भी देखनी चाहिए, और आपको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आप ओपनली कह नहीं सकते। हाँ, ये भी होता है। लेकिन वो इंसान उन्होंने अपनी बुक में ये लिखा था कि अगर आपको नहीं अच्छी लगी और बाकी सबको अच्छी लगी, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। और इस तरह से मेरे साथ भी होता है। कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जो बिल्कुल रो लेती है, मतलब लो हैं बोल कुछ, लेकिन अब वो आपको अच्छी लगती है। मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसको रेट बहुत कम किया। वैसे क्या चीज़ मेन आप क्या चीज़ देखते हैं किसी मूवी के अंदर? मैं तो देखता हूँ कि सिनेमैटोग्राफी जो सिनेमैटिक्स हैं या लुक्स हैं या ग्रेड हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आपने जो मूवी स्टार्ट की वो तो है ही ब्लैक एंड वाइट, तो उसमें तो ग्रेडिंग वाला कोई सीन ही नहीं है। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन देखता हूँ। उस्मान, आप क्या चीज़ देखते हो? पहले तो आपकी तरफ आते हैं, अगर आपने कोई मूवी देखनी है तो आप कौन सी चीज़ उसमें ज़्यादा चूज़ करते हो कि ये चीज़ होगी तो मैं मूवी देखूँगा उसमें? मुझे जिस तरह से आपको पता ही, उनको एंटरटेनमेंट क्रिटिक आपने बनाया हुआ है, तो मुझे भी मूवीज़ ये रिकमेंड करती है। अच्छा,
तो मैं रिकमेंडेशन पे देखता हूँ। तो एक्सपर्ट ओपिनियन आप एक से लेते हैं। सही सही सही। वैसे मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं मूवी में मुझे ज़्यादा एडवेंचरस मूवीज़ पसंद है। सही। जिसमें मतलब ये लाइफ लेसन हो। अगर मैं बॉलीवुड की भी कोई देखता हूँ तो बॉलीवुड की मेरी एक ऑल टाइम फेवरेट रही है 3 इडियट्स। तो हम सबकी है वो। हाँ बिल्कुल, वो तो यूनिवर्सल फेवरेट है मूवी एक तरह से कंसीडर किया जाता है। अगर हम एक मूवी देखते हैं कि लाइफ को किस तरह से जिया जाए, तो वो शाहरुख खान और आलिया भट्ट की मूवी है डेयर जिंदगी। बहुत ही कमाल किया। मैंने इसको भी दिखाई थी, मैंने कहा देख यार बहुत अच्छी है। अच्छा उस्मान, एक और चीज़ है कि जिस तरह हमने देखा कि मूवी से हम बहुत कुछ सीख भी रहे होते हैं, हम उसका एक तारी कर रहे होते हैं जहन के ऊपर कि ये अगर बस का तो ऐसा भी होता है कि कोई मूवी हमारी ज़िंदगी के साथ रिलेट कर रही होती है, तो हमें ऐसे वो चीज़ें फ्लैशबैक में चल रही होती है, यार ये वाली चीज़ तो मेरे साथ हुई थी लेकिन मैं इसको इस तरीके से डील नहीं कर पाया था जिस तरह से वहाँ डील किया गया। अब जिस तरह से आपने ये बात की, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, जिस तरह से आपने ये बात की कि रिलेट कर रहे होते, तो इससे वंडरफुल लाइफ की जब बात हो रही थी तो बहुत से लोग उससे रिलेट करते हैं। जिस तरह से वो बचपन से स्टोरी दिखाते हैं उसकी, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह से वो हार्डशिप से गुजर रहा था बचपन में, उसके ड्रीम्स नहीं मिल रहे। सही सही सही। तो उसमें सिनेमाटोग्राफी और ओल्ड एज उसको नहीं देखना कि उसका जो थीम है वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो लोगों को जो है ना उसमें बिल्कुल, मतलब एक पर्सपेक्टिव होता है ना हर इंसान का, तो मैंने उस पर्सपेक्टिव, क्योंकि स्टोरी मैटर करती है किसी भी मूवी के अंदर अगर हम देखें तो। अच्छा उस्मान, हम जब बात करते हैं मूवीज़ की और मैं उसी में से एक सवाल निकालता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब बात हो रही है इट्स अ वंडरफुल लाइफ की और वहाँ पर एंड पे उसे किसी न किसी तरीके से मोटिवेशन मिलती होती है, तो क्या हम अपने एक्ट से, क्योंकि मैंने एक चीज़ फेस की है कि अगर मैं कोई काम करता हूँ, कोई नेकी का काम करता हूँ और मैं उसको बता नहीं रहा होता कि मैंने ये काम किया है, तो लोग बाज़ का क्रिटिक कर रहे होते हैं कि यार ये करता कुछ है नहीं, बस बातें कराने से। अब मैंने वो काम किया हुआ है लेकिन मैंने शो नहीं किया हुआ, ठीक है, तो मैं क्रिटिक्स, जब मैं वो काम शो करता हूँ तो एक मैसेज आता है कि यार देखो कितना शो ऑफ कर रहे हैं। यानी अब ये बात तो सच है कि हम किसी को खुश करने के लिए ये नहीं कर रहे होते, लेकिन हम मोटिवेट करने के लिए बात कर रहे होते हैं। तो मोटिवेशन जो है वो, आप अगर किसी सोर्स से किसी को मोटिवेट करना चाह रहे हैं तो वो कौन सा तरीक़ाकार होगा, या आप उस चीज़ को किस तरह से डील करते हैं कि अगर आपको ऐसी बातें सुनने को मिलें? देखें, जब हमने ये स्टार्ट की थी, मेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो रिपल थी, जब हमने स्टार्ट की थी तो हम पीजीसी से हमने शुरू की थी कोटदू से। तो हम क्लासेस में जा के बच्चों को ये कहते थे, और मेरे से एक बच्चे ने यही सवाल किया था, सही, कि जी आप किसी की हेल्प करते हैं, आप तस्वीरें डाल देते हैं, तो ये तो आप शो ऑफ कर रहे हैं। लेकिन वो तस्वीरें डालने का भी एक मेरे ख्याल में तरीका होता था जिससे आप लोग मेरे ख्याल में उनके फेस नहीं हम ब्लर कर देते थे। सही है। लेकिन फिर भी वो कहते थे कि जी आप तस्वीरें डाल रहे हैं, हेल्प करते हुए आप शो ऑफ कर रहे हैं। तो मैंने उसको जवाब दिया था कि तस्वीरें डालने के 2 पर्पस हो सकते हैं। सही है। एक, शो ऑफ के लिए मैं डाल रहा हूँ, अब वो डिपेंड करता है तरीके के कि मैं किस तरह से, किस तरीके से डाल रहा हूँ, नियत क्या है उसके पीछे, नियत तो नज़र नहीं आती है। अब जो शो ऑफ कर रहा होगा वो चेहरे कभी ब्लर नहीं करेगा, ऐसा ही है, ठीक है, वो सामने दिखाएगा कि अच्छा, या वो खुद उस तस्वीर के अंदर आने की कोशिश करेगा, दे रहा होगा कैमरे में देख के, ये देखिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। अब दूसरा मकसद होता है दूसरों को मोटिवेशन देना। सही है। मैंने उसको ये बात की कि हमारा जो है ना वो नंबर 2 पे मकसद है कि हम दूसरों को मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल, ठीक है। और बहुत से बच्चे मोटिवेट हुए थे। हमने कैंपेन चलाई थी कि अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, मिसाल के तौर पर आप घर गए, आपने आज तक अपने वालिद के जूते साफ़ नहीं किए, सही है, आज आप जूते साफ़ करते हैं, वाह, तो ये काम हो गया। तो यानी इसमें हमारी एक तरह से कोई कैपिटा, कुछ पैसे खर्च नहीं हो रहे, इट्स अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस जो कि हम डेली लाइफ में कर सकते हैं, और उससे जो वालिदैन को खुशी होगी, जो सुकून मिलता है कि एक बच्चा मेरे लिए कर रहा है, क्योंकि आजकल की जितनी एक लाइफ हो गई है, तो उस लिहाज से अगर हमें छोटी छोटी खुशियाँ भी मिलती रहें तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हो जाते हैं छोटी छोटी खुशियों से भी। तो अगर हम एक छोटे एक्ट से मोटिवेशन हासिल करना चाहें तो आप इसको किस तरह से एक एग्जांपल के तौर पर कोट करोगे कि किस तरह से हम अपने बड़ों से या छोटों से एक्ट ऑफ काइंडनेस किस तरह से सीख सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से आपने पहले बात की कि इन चीज़ों को हटा के हम किस तरह से आगे चल सकते हैं, लोगों की बातों को इग्नोर करके। सही है। तो लोगों, पहले नंबर पर तो लोगों की बातें आपने सुननी नहीं, सुननी भी हैं तो आपने इधर से सुननी है और इधर से निकाल, अगर नेगेटिव अगर वो आपके फ़ायदे की हैं तो आपने इधर से सुननी है और इधर लेके जानी है और इधर भी लेके जानी है, और उनको अमल करना है आपने, ऐसा ही, मैं ये कर सकता हूँ और अच्छा है ये मेरे। सही। जहाँ तक बात रही एग्जांपल की, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं शो ऑफ किए बगैर किस तरह से दूसरों को मोटिवेट कर सकता हूँ कि मैंने ये किया,
पिक को लगाए बगैर, किसी पोस्ट किए बगैर मैं किस तरह से कर सकता हूँ। मेरे सामने ये कप है, इसकी जगह का जूस का डब्बा होता मेरे सामने, सही है, मैं इसको पीता, आप भी बैठे हैं, एक ही मुझसे छोटा है, ये भी बैठा है, चले हम यहीं पर एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे डस्टबिन पड़ी है, मैं जूस का डब्बा पीता हूँ, मैं इसको नीचे फेंकने की बजाय डस्टबिन में डाल देता हूँ। बिल्कुल। तो इससे क्या होगा, अब आप ये बात नोट करते हैं, आप बड़े हैं, आप ये सोचेंगे कि यार मुझसे छोटा ये काम कर रहा है, तो हाँ, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल, एक क्यों भी सोचेगा कि मुझसे बड़ा, अच्छा इसकी असल जगह ये बात है, हाँ, मैं इसे सीख रहा हूँ, मैं इसे देख रहा हूँ। तो हम इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को। बहुत ही खूबसूरत बात की उस्मान ने कि बाज़ का ऐसे काम भी होते हैं जिससे ना सिर्फ हमारे छोटे उससे मोटिवेट हो रहे होते हैं, बल्कि हमारे बड़े भी उससे मोटिवेट होते हैं। अगर मैं बिल्कुल जूस वाले डब्बे वाली मिसाल है या रैपर है किसी भी चीज़ का, अगर वो मेरे सामने ही कोई शख्स डस्टबिन में फेंकेगा तो मेरे अंदर वो ज़रूरत नहीं होगी कि मैं उसे नीचे फेंक सकूँ। बहुत खूबसूरत मोटिवेशन जो है आप उस्मान फरीद के मुंह से सुन चुके हैं, क्योंकि कहा जाता है कि नसीहत का असर भी उस वक्त होता है जब खुद बंदा उसके ऊपर अमल करे। जिस तरह से आप देखते हैं कि जिस तरह के हम लोग खुद होते हैं उस तरह की वाइब्स हम लोगों से आना शुरू हो जाती हैं। आप सूरज की मिसाल दें कि सूरज को बताना नहीं पड़ता कि वो आ गया और सुबह हो गई है, ठीक है, बताना नहीं पड़ता। इसी तरह फूल को नहीं बताना पड़ता कि वो फूल है, क्योंकि उसकी खुशबू बता देती है। हमें भी एज अ ह्यूमन बीइंग वो वाइब्स जनरेट होती हैं इंसान के अंदर से कि अगर मैं जिस तरह का खुद हूँ उस तरह की वाइब्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। मुझे लगता है कि हम लोग बोर नहीं कर रहे, तो बहुत खूबसूरत मैसेज और एंटरटेनमेंट क्रिटिक का एक मैं ब्लेंड कर रहा हूँ दोनों चीज़ों को, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग बोर ना हो। अच्छा, एक खूबसूरत आप इसी के अंदर ही कोई ऐसा मैसेज जनरेट करके दें कि हम इस मूवी को देखें भी सही और रेकमेंड भी करें, और इसको, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक लोग हैं। आपने देखा होगा कि एक ड्रामा आजकल चल रहा है और उसको इतना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, हालांकि वो बहुत अच्छा ड्रामा है। हम क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए देख रहे हैं कि हम पेट्रियाटिक हैं, और पेट्रियाटिक इतने ज़्यादा हैं कि एक मूवी के नाम पर या एक ड्रामे के नाम पर हम ये कह देते हैं यार हम दूसरों के क्यों देखें यार, हम अपना देखेंगे। तो इस लिहाज से, क्योंकि हमने एक हॉलीवुड मूवी को अभी डिस्कस किया है, तो उस लिहाज से हम, क्योंकि क्रिटिक्स जो हैं बाज़ का हम खुद, अगर मैं क्रिटिक्स देखना शुरू करूँ पाकिस्तानी मूवीज़ में, तो मूवी कम और क्रिटिक्स ज़्यादा, या वहाँ पर तनकीद बहुत ज़्यादा हो सकती है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, ये हमारा अलमिया है। हमारे पास स्टोरी नहीं है, हमारे पास एक्टर बहुत कमाल है, उन्हें उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं किया जाता। अगर यूटिलाइज़ किया जाता है, हमारा सेंसर बोर्ड इतना कमाल का है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी हैं पेट्रियाटिक होने के साथ साथ, तो वो चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं और इसको मूव ऑन करना पड़ता है। आप एक शॉर्टली इसको ब्रीफली जो है, एक समंदर को जैसे कहते हैं कुएं में बंद करना, उस तरीके से इट्स अ वंडरफुल लाइफ को आप अगर थोड़ा सा मैसेज के साथ अगर हमें बता दें तो हम फिर इसको वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। फिर इससे वंडरफुल लाइफ की अगर बात करें तो मूवी के थीम जो है ना, जो स्टोरी कंक्लूड होती है वो ये बताती है आपको कि आपके पास जो है आप उसमें खुशी कैसे ढूंढ सकते हो। सही है, आप उसको गलत पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। जब वो एंजल आता है, उसे जब लाइफ के दिखाता है कि तुम्हारी वजह से क्या इम्पैक्ट था दूसरे लोगों की वजह से, तो उसकी लाइफ सडनली इतना खूबसूरत बन जाती है। लाइक वो दिखाता है कि आप उस चीज़ को जो आपको खुशी दे रही थी आपके सामने, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो आपने की कि लोग बहुत ही रिलीजियस और पेट्रियाटिक यहाँ पर शो करते हैं। लाइक मैंने ये नहीं कहा कि ये बुरी बात है, होना भी चाहिए हम लोगों को, लेकिन ऐसी एक बात मुझे याद आ रही है। एक मूवी अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, उसके बारे में पढ़ रहा था, उसका थीम मुझे बहुत अच्छा लगा। तमाशा मूवी पाकिस्तान में डायरेक्टेड, हाँ जी, ट्रेलर सरमद सुल्तान खोसट की, जी याद दिला दिया आपने। वो मूवी का जो मैंने थीम देखा, उसको अब सेंसर बोर्ड ने भी पास नहीं किया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद थी, लोग एहतजाज कर रहे थे। लेकिन अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो इस तरह की मैंने बहुत मूवीज़ देखी हैं वेस्ट में और दूसरे ममालिक में। लोगों को मसला नहीं होता, रिलीज़ होती हैं, लोग उससे अवेयरनेस लेते हैं, ऐसा ही है। और उस मूवी में उसका ट्रेलर देख के और जितना मैंने उसके बारे में स्टडी किया प्लॉट को, मुझे ऐसी कोई ऑफेंसिव बात नहीं नजर आई। सही है, वो बहुत ही अच्छे टॉपिक को बता रहे थे। ऐसा हमारे सोसाइटी में हो रहा है, लेकिन हम दिखा रहे हैं उसको अंधे और बहरे होकर हम वो चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उस पर बात या तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि उस करैक्टर को आपने ऐसा क्यों दिखाया, लेकिन ऐसा है हमारे माशरे में, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको बड़े पर्दे पे देखना नहीं चाह रहे। सही। और मुझे वो मतलब इट्स अ वंडरफुल लाइफ में भी यही मैसेज उन्होंने वो किया है कि हमारे पास, हमारे इर्द गिर्द बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छे काम हो रहे होते हैं, लेकिन हम नेगेटिविटी को ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्व करते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिविटी।
हम नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, हम नेगेटिविटी जनरेट भी कर रहे होते हैं, उसको स्प्रेड भी कर रहे होते हैं और उसका एहसास भी हमें नहीं हो रहा होता। और ऐसे लोग लाइक मेरे उसमें अंदर जो भी मेरे फ्रेंडशिप में थे, जो मैं देखता था थोड़े डिप्रेस्ड हैं, परेशान है, तो उसको मैं ये मूवी दिखा देता। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आप कोई ऐसा है जो डिप्रेस्ड है और थोड़े से मतलब परेशान है अपनी लाइफ से, तो ये मूवी जैसे टाइटल में है इट्स ए वंडरफुल लाइफ, आप ज़रूर देखें। सही सही सही। बहुत मज़ा आया आप दोनों के साथ बातें करने का, वक्त का पता ही नहीं चला। और हमने पूरी कोशिश की कि आपको वो बातें बताएं जो शायद हम बात करना भी इसके ऊपर दोबारा नहीं समझते या बात करना ही नहीं चाहते। अगर हम बात करते भी हैं तो एक छोटी सी सोशल गैदरिंग के अंदर हम उसको गपशप की सूरत में, मजाक की सूरत में, और हमारे ऊपर भी लोग तनकीद कर रहे होते हैं। आप अच्छाई को तनकीद की जद में नहीं आने देना। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं और करते भी हैं तो आपको तनकीद की परवाह नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक बात है एंटरटेनमेंट क्रिटिक्स की, वो बात करना इसलिए भी लाजमी था क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए, वो हम देख रहे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें देखनी चाहिए लेकिन हम उनको स्किप कर देते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बाकी नए प्रोग्राम के साथ, नई बातों के साथ फिर मुलाकात होती है। आप दोनों अहबाब का, दोनों दोस्तों का, दोनों भाइयों का, दोनों कमाल के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, बड़ा मज़ा आया। मुझे लगता है आज बहुत फॉर्मल बातें हुई हैं। नेक्स्ट शो के अंदर हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा अच्छा करने की इसको। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।